इतिहास एक कहानी। इस सीरीज में हम भारत के इतिहास को विस्तार पूर्वक पढ़ रहे हैं। मानव के उदय से लेकर 10वीं सदी तक का भारत का इतिहास प्राचीन भारत का इतिहास कहलाता है। पिछली क्लास में हम पाषाण काल और सिंधु सभ्यता को विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में हम यह जानेंगे कि हमारे इतिहासकारों ने किस माध्यम से पाषाण काल, सिंधु सभ्यता या अन्य ऐतिहासिक सभ्यता और राजवंशों के बारे में जाना और हमारे सामने लाखों सालों के इतिहास को परोस दिया। इसके अलावा यह भी जानेंगे कि कांस्य युग तथा लोह युग क्या है और सबसे महत्वपूर्ण कि प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल तथा ऐतिहासिक काल क्या है, यह भी जानेंगे। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के 3 स्रोत हैं। पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत और तीसरा विदेशियों का विवरण। पहला पुरातात्विक स्रोत, इसमें पहला अभिलेख, दूसरा सिक्का, तीसरा स्मारक और भवन और चौथा चित्र आदि आते हैं। इसे उत्खनन से प्राप्त किया जाता है। उत्खनन का मतलब होता है खुदाई। पुरातात्विक स्रोत साहित्यिक स्रोत से अधिक प्रमाणित है। पुरातात्विक स्रोत में सबसे मुख्य अभिलेख और सिक्के हैं। पहला अभिलेख, अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र और अंग्रेजी में एपिग्राफी कहते हैं। भारतीय इतिहास में अभिलेखों को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। प्राचीन काल में राजाओं तथा अन्य शासकों द्वारा पाषाणों, शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों एवं दीवारों पर उत्कीर्ण किए गए पाठक सामग्री को अभिलेख कहा जाता है। यह आमतौर पर आदेशों का प्रसार करने के लिए किया जाता है ताकि लोग उन्हें देख सके और पालन कर सके। इन अभिलेखों को अलग अलग भाषाओं में लिखा जाता था, जिसमें से प्रमुख भाषाएं पाली, संस्कृत और प्राकृत है। किसी भी कठोर वस्तु पर खोद के लिखने की कला को अभिलेख कहते हैं। यदि पत्थर पर खोद के लिखा है तो उसे शिलालेख कहेंगे। पिलर पर खोद के लिखा है तो उसे स्तंभ लेख कहेंगे। गुफा के अंदर घुसकर लिखा है तो गुफा लेख होगा। यह बहुत कम मिलता है। दीवार पर जो खोद के लिखा होता है उसे भित्ति अभिलेख कहते हैं। भारत में अशोक ने सबसे ज्यादा अभिलेख लिखवाया था। दूसरा सिक्के, सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। प्राचीन सिक्कों ने भी भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह सिक्के विभिन्न धातुओं जैसे सोना, तांबा, चांदी इत्यादि से बने होते थे, जिसके आधार पर उस समय में किसी की भी आर्थिक स्थिति का पता चलता था। इसके अलावा इन सिक्कों या मुद्राओं पर बने राजाओं एवं तिथियों से तत्कालीन राजा के बारे में पता चलता था। देवी देवताओं के चित्र से तत्कालीन धर्म के बारे में पता चलता था। विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र के चित्र से तत्कालीन कला और संगीत के बारे में पता चलता था। हिंदू सभ्यता में मिट्टी के सिक्के मिले, जिसे टेराकोटा कहा गया। मौर्य वंश में अशोक के समय धातु का सिक्का होता था, उस पर मोहर मार दिया जाता था, इसलिए इस सिक्के को आहत, पंचमार्क या पौंड कहा गया। सातवाहन काल में शीशे का सिक्का मिला। यूनानी जब भारत आए तो सोने का सिक्का चलवाया। हुमायूं के समय चमड़े का सिक्का चला। शेर शाह सूरी के समय मीडियम वर्ग के लिए रुपया जो चांदी का था, गरीब के लिए दाम जो कि तांबा का था और अमीर के लिए असरफी जो कि सोने का था। भिन्न भिन्न राजाओं के द्वारा अलग अलग सिक्का लाया गया। आगे की क्लास में हम बारीकी से समझेंगे। तीसरा स्मारक एवं भवन है। जिस प्रकार से अभिलेखों, सिक्कों से प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती थी, उसी प्रकार से स्मारक एवं भवन से भी प्राचीन भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन का पता चलता है। इन स्मारकों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला देशी स्मारक और दूसरा विदेशी स्मारक। पहला देशी स्मारकों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, नालंदा, हस्तिनापुर प्रमुख है। दूसरा विदेशी स्मारकों में कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर, इंडोनेशिया में जावा का बोरोबुदुर मंदिर तथा बाली से प्राप्त मूर्तियां प्रमुख है। चौथा चित्रकलाएं एवं मूर्तियां। भारत में कई धर्मों में चित्रकलाएं एवं मूर्तियां काफी प्रचलन में रही है। प्राचीन काल की चित्रकलाओं से धार्मिक व्यवस्था, संस्कृति और कला के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ ही चित्रों के माध्यम से प्राचीन समय के लोगों के जीवन की जानकारी भी मिलती है। दूसरा साहित्यिक स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास में साहित्यिक स्रोत का अपना अलग ही महत्व है, लेकिन इसमें तिथि क्रम का अभाव दिखता है। साहित्यिक स्रोत को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला धार्मिक साहित्य और दूसरा लौकिक या धर्मेतर साहित्य। इसका अर्थ है जो धर्म से इतर या भिन्न हो या धर्म के बाहर का। पहला धार्मिक साहित्य को भी 2 भागों में बांटा जाता है। पहला ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा ब्राह्मणेतर ग्रंथ। ब्राह्मणेतर का अंत है ब्राह्मण से इतर यानी अलग। पहला ब्राह्मण ग्रंथ, इसके अंतर्गत वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति आते हैं। दूसरा ब्राह्मणेतर ग्रंथ, इसके अंतर्गत बौद्ध तथा जैन साहित्य से संबंधित रचनाएं आती हैं। दूसरा लौकिक या धर्मेतर साहित्य। इसमें ऐतिहासिक पुस्तकें, जीवनी वृत्तांत इत्यादि शामिल है, जिसमें 6वीं शताब्दी में एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी है। मौर्य काल में कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र है। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस है। सोमदेव द्वारा रचित कथा सरित सागर है। क्षेमेंद्र द्वारा रचित वृहत कथा मंजरी से मौर्य काल के बारे में काफी जानकारी मिलती है। ऐसे ही अन्य पुस्तक में तत्कालीन धर्म, आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था सभी पहलुओं के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा विदेशियों का विवरण। विदेशी साहित्य से भी भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में काफी जानकारी मिलती है। यह विदेशी लेखक विदेशी राजाओं के साथ भारत आए अथवा भारत की यात्रा पर आए, जिसके उपरांत उन्होंने भारत की सामाजिक, आर्थिक तथा भौगोलिक व्यवस्था का वर्णन किया। विदेशी साहित्य स्रोतों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला यूनानी व रोम के लेखक, दूसरा चीनी लेखक तथा तीसरा अरबी लेखक। पहला रोम व यूनानी लेखक। हेरोडोटस यूनानी लेखक एवं इतिहासकार थे, जिनको इतिहास के पिता के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने हिस्टोरिया नामक एक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें
भारत और ईरान के बीच आपसी संबंधों का वर्णन किया है। यूनानी शासक सिकंदर के समय काफी यूनानी लेखक भारत आए। इनमें निरियाकस, आनासिक्रेटस, अरिस्टोबुलस के वृत्तांत महत्वपूर्ण है। अरिस्टोबुलस ने हिस्ट्री ऑफ द वार नामक पुस्तक लिखी, जबकि आनासिक्रेटस ने सिकंदर की जीवनी लिखी। सिकंदर के बाद मेगास्थनीज, डायमेकस तथा डायनोसियस का योगदान भी महत्वपूर्ण है। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन समाज, प्रशासन व संस्कृति का वर्णन है। प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिया में भारत की वनस्पति, पशुओं तथा खनिज पदार्थों के साथ साथ भारत और इटली के मध्य व्यापारिक संबंधों का उल्लेख भी देखने को मिलता है। टालमी द्वारा रचित जियोग्राफी तथा प्लूटार्क व स्ट्रोबो की पुस्तक में भारत के विभिन्न पहलुओं का विवरण दिया गया है। दूसरा, चीनी लेखक। चीनी मुख्यतः भारत में धार्मिक यात्रा के उद्देश्य से आए थे। ये मुख्यतः बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के उद्देश्य से भारत आए। चीन से भारत आने वाले यात्रियों में फाहियान वैनसंग तथा इत्सिंग प्रमुख हैं। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। उसने अपनी पुस्तक फो क्यू की में भारतीय समाज, राजनीतिक तथा संस्कृति का वर्णन किया है। वैनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत की आर्थिक व सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। तिब्बती लेखक तारानाथ ने अपनी पुस्तक कंग्यूर या तंग्यूर में भारतीय इतिहास पर प्रकाश डाला है। तीसरा, अरबी लेखक। अरबी लेखक मुस्लिम आक्रांताओं के साथ भारत आए। 8वीं शताब्दी में अरब शासकों ने भारत पर आक्रमण शुरू कर दिए। अरब शासकों के साथ उनके लेखक व कवि भी भारत आए। 9वीं सदी में सुलेमान भारत आया। उसने पाल और प्रतिहार राजाओं के बारे में लिखा है। अल मसूदी ने राष्ट्रकूट राजाओं के वृत्तांत लिखा है, जबकि अल बरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीक ए हिंद में गुप्त काल के पश्चात समाज के बारे में लिखा है। अब आगे दूसरा क्वेश्चन है, कांस्य युग क्या है। जब मानव ने कांस्य का उपयोग प्रारंभ कर दिया तब उस समय को कांस्य युग कहा गया। यह युग पाषाण काल और लौह युग के बीच का समय है। इसे 3300 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जा सकता है। कांसा एक मिश्र धातु है जो तांबा और रांगा धातु को निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाई जाती है। कांसा को संस्कृत में कांस्य और अंग्रेजी में ब्रॉन्ज कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन था, लौह युग क्या है। भारत में प्रारंभिक लौह युग की शुरुआत लगभग 1200 ईसा पूर्व हुई थी। इस बात का प्रमाण है कि 1400 ईसा पूर्व तक भारत में लोहे को गलाया जा रहा था और 1200 ईसा पूर्व में लोहे के औजार इस्तेमाल में आने लगे थे। भारत में लौह युग वैदिक काल से जुड़ा हुआ है, जो लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व तक चला। वैदिक काल भारत में बहुत बड़े परिवर्तन का समय था। सबसे पहले हिंदू ग्रंथों में वेदों की रचना इसी समय में की गई थी। सामाजिक संरचना अधिक जटिल हो गई और लोहे के काम जैसी नई तकनीकें शुरू हो गई। भारत में लौह युग न केवल अपने राजनीतिक और सामाजिक विकास के लिए बल्कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अपने योगदान के लिए भी महत्वपूर्ण है। लौह युग में भारत में खगोल विज्ञान, गणित और धातु विज्ञान का विकास हुआ। विद्वानों ने इतिहास को उसके साक्ष्य के आधार पर मुख्य रूप से 3 हिस्सों में विभाजित किया है। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। पहला, प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत इतिहास के उस कालखंड को शामिल किया जाता है जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे समक्ष केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही उपलब्ध है। इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास किसी भी प्रकार का साहित्यिक साक्ष्य उपस्थित नहीं है। इस आधार पर प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत मानव इतिहास के आरंभ से लेकर हड़प्पा सभ्यता के पहले तक का काल शामिल किया जाता है। दूसरा, आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत इतिहास के उस कालखंड को शामिल किया जाता है जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे समक्ष पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ साहित्यिक साक्ष्य भी उपलब्ध है, लेकिन उन साहित्यिक साक्ष्य को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इस आधार पर आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृति को शामिल किया जाता है। तीसरा, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत इतिहास के उस कालखंड को शामिल किया जाता है जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे समक्ष साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों ही साक्ष्य उपलब्ध है तथा साहित्यिक साक्ष्य को पढ़ा जा चुका है और उनके आधार पर उस कालखंड के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। इस कालखंड के अंतर्गत वैदिक सभ्यता के बाद से लेकर वर्तमान काल तक का संपूर्ण इतिहास शामिल किया जाता है। आज के क्लास में इतना ही। अब आगे क्लास कल देखेंगे। धन्यवाद।